हे गाइस, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी एंड डूइंग वेल। फर्स्टली मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मेरे चैनल पर अभी रिसेंटली 15,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं और ये आपके सपोर्ट के बिना ना हो पाता। और आपने ज़रूर कुछ ना कुछ ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, सपोर्ट किया होगा। सो थैंक यू फॉर इट। एंड डेफिनेटली मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं उसके बदले में। तो क्योंकि मेरे चैनल पर मोस्टली जो बच्चे हैं वो जो बीएड कर रहे हैं वो बच्चे मेरे चैनल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो आपका पेपर भी अभी होने वाला है सीटेट का। तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराऊं सीटेट के रिगार्डिंग, क्योंकि जो आपका प्राइमरी लेवल का जो सीटेट होता है वो तो आप क्रैक कर लेते हो, अगर आप कुछ दिन भी पढ़े हो तो आप कर लोगे। लेकिन जो जूनियर लेवल की जो पेपर होता है उन बच्चों का जो साइंस ले रखे हैं, जिनका सब्जेक्ट साइंस है, उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि उसमें मैथ्स भी रहती है और साइंस पूरी एनसीईआरटी बेस्ड आती है। कुछ भी आलतू फालतू नहीं पूछता है, सिर्फ एनसीईआरटी के सिर्फ एनसीईआरटी से पूछेगा और एनसीईआरटी के टर्म्स, एनसीईआरटी के जो लिखी हुई लाइन्स एग्जैक्टली वही पूछी जाती हैं आपसे सीटेट के पेपर में। इस पेपर की यही अच्छाई है कि आपसे कुछ भी बाहर का नहीं पूछेगा, जितना कहा है उतना ही आएगा। तो जूनियर लेवल का जो साइंस है उसमें आपकी एनसीईआरटी जो होती है 6 to 8 की, बस आपको उतना पढ़ना होता है। उतना पढ़ के आप आराम से सारे क्वेश्चन साइंस के अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको जो एनसीईआरटी है उसके क्लास 6, 7, 8 की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसके आपको सारे टॉपिक्स जो आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, उसके आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करा सकूं, नोट्स प्रोवाइड करा सकूं। साथ में मैं बीच बीच में टॉप 50 क्वेश्चंस के, टॉप 20 क्वेश्चंस के जो साइंस में बार बार पूछे जा रहे हैं सीटेट में, वो भी मैं आपको उस पर भी वीडियोस बनाकर प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 6 की जो पूरी कंप्लीट, मैंने इसमें एक दो चैप्टर्स नहीं लिए, पूरी जो क्लास 6 की कंप्लीट बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स थे मैंने उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, जो छाट छाट के जो पूछी जाती हैं या पूछी जा सकती हैं, सिर्फ उन चीज़ों को लिखा है। आपको फालतू का कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसमें जितना लिखा हुआ है आप उतना पढ़ लोगे और आगे भी मैं जो वीडियोस प्रोवाइड करूँगी उतना देख लोगे तो आपका आराम से साइंस में आप अच्छा स्कोर करोगे। 30 out of 30 स्कोर कर सकते हो आप। सो यस, और मैं आगे भी आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराती रहूँगी। आज क्लास 6 की है, फिर मैं आपको एक दो दिन में क्लास 7 की प्रोवाइड करा दूँगी बायोलॉजी कंप्लीट, उसके बाद 8th की, और उसके बाद मैं केमिस्ट्री और फिज़िक्स के भी आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगी। सो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूँगी और साथ में आपको ये जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पहला टॉपिक है फूड मटेरियल एंड सोर्सेज। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं। सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो सरसों के पौधे का जो सीड है वो हम ऑयल की तरह भी यूज़ करते हैं और उसकी जो लीव है उसको वेजिटेबल की तरह भी यूज़ करते हैं। उसके बाद है बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जो बीज हैं आपकी वो नेक्टर को कलेक्ट करती है। नेक्टर क्या होता है? स्वीट जूसेस होते हैं, किससे? फ्लावर से निकालती हैं, कन्वर्ट करती हैं उसको हनी में और अपने हाइव में स्टोर करके रखती हैं थ्रू आउट द ईयर। क्योंकि जो फ्लावर है वो पर्टिकुलरली किसी पीरियड ऑफ टाइम में ही प्लांट पे आते हैं, तो इनको जो है इसलिए ये पूरे साल इसको स्टोर करके रखती हैं अपने हाइव में। और आप ये मत सोचिएगा कि मैं क्या चीज़ें दे रही हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्टली क्लास 6 के एनसीईआरटी में लिखी हुई चीज़ें हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि फालतू जो भी चीज़ें थी मैंने वो लिखी ही नहीं है, नोट नहीं की है। कम से कम चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी और अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी जिससे आपका जो साइंस का पेपर है वो अच्छा हो। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू एनिमल्स ईट। जो एनिमल्स हैं वो खाते क्या हैं? तो एनिमल विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ या तो प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के पार्ट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं। जैसे काऊ इसका एग्जाम्पल हो गया, डेयर इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर सेकंड है एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्निवोरस। जैसे लॉयन हो गया, टाइगर हो गया। और थर्ड है आपका एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस।
ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स प्लांट्स को भी ईट करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको हम ओमनीवोरस कहते हैं। जैसे हम हो गए ह्यूमन बींग्स, डॉग्स, कैट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो इसमें जो पॉइंट्स है वो है कंपोनेंट ऑफ फूड दैट आर नीडेड बाय अवर बॉडी आर कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट्स। जो भी कंपोनेंट होते हैं फूड के जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इसके एग्जांपल क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारी बॉडी में मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, या तो स्टार्च के फॉर्म में या फिर शुगर के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ टेस्ट हैं, जैसे स्टार्च के प्रेजेंस के लिए हम टेस्ट करते हैं, प्रोटीन के प्रेजेंस के लिए और फैट के प्रेजेंस के लिए। स्टार्च के प्रेजेंस वाला जो टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट वाला, ये पूछा भी गया है किसके थ्रू होता है, तो आयोडीन सॉल्यूशन से होता है। इसमें क्या होता है, अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो फूड का कलर ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी तरीके से जो प्रोटीन का टेस्ट है उसमें क्या होता है, हम पहले कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, फूड को टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, वाटर डालते हैं, उसमें कॉपर सल्फेट डालते हैं और 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा भी उसमें मिक्स करते हैं। इन सबको मिक्स करने के बाद अगर उसका कलर वॉयलेट में चेंज हो जाता है तो वो आपका जो टेस्ट है इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड में। और फैट का टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे आपका कोई मटेरियल है उसको आप किस में करोगे, आप किसी पेपर में फोल्ड करके क्रश करोगे, अगर उसमें ऑयल प्रेजेंट है, ऑयली पैचेस पड़ रहे हैं उसमें, तो इसका मतलब है उसमें फैट जो है आपका प्रेजेंट है। ओके, तो ये 3 टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी। जो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट प्रोवाइड एनर्जी टू अवर बॉडी एंड दस कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं और फैट होते हैं वो हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी देते हैं, इसलिए हम इन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। फिर प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। जो प्रोटीन्स हैं वो किस लिए ज़रूरी होते हैं, ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, रिपेयरमेंट के लिए ज़रूरी है, इसलिए हम इनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। फिर वाइटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़। जो वाइटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं डिजीज़ से। विटामिन ए आपका किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ताकि आप जो अलग अलग तरह की डिजीज़ बीमारियाँ हैं उनसे आप लड़ सको। विटामिन डी क्या करता है, ये हमारे हमारे बोन्स और टीथ को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रखता है, क्योंकि विटामिन डी की हेल्प से हम कैल्शियम को यूज़ कर पाते हैं। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है कि राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। ये एकदम एग्जैक्टली यही लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि राइस जो है आपका कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड है, तो आप इसको देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या होते हैं, डाइटरी फाइबर्स को हम रफेजेस भी कहते हैं। इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाई प्लांट प्रोडक्ट्स इन अवर बॉडी। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पोटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सब क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे हम क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को ये पास करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, वाटर हेल्प्स अवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर क्या करता है, हेल्प करता है हमारी बॉडी को, जिससे कि हम न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं फूड से। नेक्स्ट है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है, द डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट अवर बॉडी नीडेड। ऐसी डाइट जिसमें क्या होता है, जिसमें सब सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों जो हमारी बॉडी को जिनकी ज़रूरत है बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेंटेनेंस के लिए, गुड हेल्थ के लिए, एक प्रॉपर अमाउंट में रफेजेस और वाटर के साथ, उसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट। अब ये लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, मे बी किसी में प्रोटीन की कमी हो तो उसको क्या होता है, प्रोटीन उसका बढ़ाना होता है उसके बैलेंस डाइट में। किसी में वाइटामिन्स की कमी हो सकती है, किसी में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो सकती है, मे बी किसी में कुछ भी कम ना हो तो उसको एक प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर बैलेंस अमाउंट में सबको चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन्स एंड मिनरल्स विच मे गेट रिमूव्ड बाय रिपीटेड वॉशिंग, एक्सेसिव कुकिंग और बाय यूजिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड इन कुकिंग एंड देन थ्रोन अवे। जो स्किन होती है वेजिटेबल्स की या फ्रूट्स की, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये
हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। अगर हम उसे कुछ ज़्यादा वॉश कर दें, या फिर हम बहुत ज़्यादा उसको कुक कर दें, या फिर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर डाल के उसको कुक करें, फिर बाद में उसको हम फेंक दें, तो उससे क्या होता है, वाइटामिन्स मिनरल्स उसके ख़त्म हो जाते हैं, निकल जाते हैं। विटामिन सी गेट ईजिली डिस्ट्रॉयड बाई हीट ड्यूरिंग कुकिंग। ये एक ऐसा विटामिन है जो अगर आपने इसको हीट कर दिया कुकिंग करते वक्त, तो ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, ये नहीं बचता है। फिर है टू मच ऑफ फैट रिच फूड कैन कॉज ओबेसिटी। अगर आप बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा फैट है, तो आपको ओबेसिटी, मोटापा होने का आपको खतरा रहेगा। मोटापा जो कि एक बीमारी है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होते हैं? डिजीजेस दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज़। ऐसी डिजीज़ जो किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हो, और ऐसा नहीं कि आज न्यूट्रिएंट्स की कमी हुई तो कल ही आपको डेफिशिएंसी दिखने लगेगी। एक लंबे टाइम तक अगर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी किसी न्यूट्रिएंट की रहती है, तो वो डेफिशिएंसी डिजीज़ के अंडर में आता है। जैसे मान लीजिए किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी और बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से प्रोटीन की डिफिशियंसी चल रही है, उसके में चल रही है, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। उसका फेस में क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। उसके हेयर क्या हो जाएगी, हेयर वाइट होने लगेंगे, ग्रे होने लगेंगे, मतलब डिस्कलरेशन होने लगेगा। और उसको बहुत सारी स्किन डिजीजेज हो सकती हैं, डायरिया की भी दिक्कत हो सकती है। उसी तरीके से अगर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की डिफिशियंसी अगर एक साथ हो जाती है बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उससे क्या होता है, इंसान बहुत दुबला पतला, एकदम कमज़ोर सा दिखने लगता है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाए कि वो मूव भी ना कर पाए, वो चल भी ना पाए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कुछ वाइटामिन्स मिनरल्स दिए हुए हैं, और उनकी जो डिफिशियंसी से होने वाली जो डिजीज़ हैं वो दी हुई हैं। जैसे विटामिन ई से लॉस ऑफ विजन होता है, विटामिन बी1 से बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, बोन्स आपकी बिल्कुल कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम बोन्स एंड टूथ डिके होता है। आयोडीन से क्या होता है, आपको गोइटर एक बीमारी है वो हो जाती है। और आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। सुना होगा आपने कि कोई आपको बोला होगा कि मैं एनेमिक हो गया हूँ। एनेमिक मतलब उसमें आयरन की कमी हो गई है, इससे भी बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? प्लांट विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स। दे आर यूजुअली शॉर्ट विद लेस ब्रांचेस। ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन कलर में होते हैं और उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो भी सॉफ्ट होती हैं, यूजुअली ये शॉर्ट होते हैं और छोटे होते हैं, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी कम होती हैं। ये ऐसे टाइप के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब्स कहते हैं। Some plants have hard stem but not very thick and branches develop near the base of stem called as shrubs। ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि आपके थोड़े मतलब हार्ड तो होती है उसकी स्टेम, लेकिन उतनी ज़्यादा थिक, उतनी ज़्यादा भी मोटी नहीं होती है। यानी कि हर्ब से तो ज़्यादा हार्ड है, लेकिन ट्रीज़ के कंपैरिजन में नहीं मोटी है। और उसके जो ब्रांचेज हैं वो स्टेम के बेस से निकलते हैं, उसको हम श्रब्स कहते हैं। और सम प्लांट्स आर वेरी टॉल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उनकी स्टेम भी बहुत थिक होती है, उनमें बहुत सारी अपर ब्रांचेस भी होती हैं, अपर पार्ट में ब्रांचेस भी होती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रीज़। श्रब्स में लोअर पार्ट में ब्रांचेस होती हैं स्टेम की, और इसमें अपर पार्ट में होती हैं ट्रीज़ में। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो वो सीधे स्ट्रेट खड़े नहीं हो पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड में ही स्प्रेड हो जाते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सपोर्ट ले लेते हैं और क्लाइंब कर जाते हैं। आपने देखा होगा कई लोगों के घर पे ऐसे प्लांट्स वो आपका चिपक के से क्रीप करके जाता है, सॉरी चिपक के जाता है, उसको हम क्लाइंबर कहते हैं, वो क्लाइंब करके जाता है। स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो स्टेम है आपका वो वाटर के अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि रूट से वाटर आता है, लीव्स तक जाना होता है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लीफ। द पार्ट ऑफ लीफ बाई विच इट अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेट्यूल। ऐसा जो पार्ट होता है लीफ का जिससे वो स्टेम से अटैच्ड होती है, बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं पेट्यूल। द ब्रॉड लीफ पार्ट ऑफ द ब्रॉड लीफ पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना। जो ब्रॉड पार्ट होता है लीफ का उसको हम कहते हैं लैमिना। लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड एज वेन्स। जो लीफ पे जो लाइंस बनी होती हैं आपने देखी होंगी, उसको हम वेन्स कहते हैं। एंड अ प्रोमिनेंट लाइन
इन द मिडल ऑफ द लीव इज कॉल्ड मिडरिप। और जो एक सेंटर में लाइन, एक तो आपने देखा होगा लीव के स्ट्रक्चर से, अगर आपको दिमाग में आ रहा होगा कि एक तो सेंटर में लाइन होती है, उसको हम कहते हैं मिडरिप, ठीक है। और उसके अगल बगल से जो निकलती हैं वो होती हैं वेन्स। तो कुछ उससे कुछ पैटर्न्स, कुछ डिज़ाइन बनते हैं, उसको हम लीफ वेनेशन कहते हैं। तो उसमें दो तरह के वेनेशन होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल, ठीक है। अगर रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है, जो मिडरिब आपका जो होता है, जो बीच वाली लाइन होती है, अगर उससे नेट लाइक स्ट्रक्चर के जो वेन्स है वो निकल रहे हैं, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, कहीं पे भी कोई भी निकला चला जा रहा है अलग अलग टाइप के, वो रेटिकुलेट हुआ। लेकिन पैरेलल में क्या होता है, जो वेन्स होती हैं बिल्कुल पैरेलली निकलती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो लीव्स होती हैं उसकी बिल्कुल जो वेन्स हैं बिल्कुल पैरेलली चलती हैं मिडरिब के, लेकिन एक दूसरे के। लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल नेट लाइक होती हैं, घनी घनी सी, वो रेटिकुलेट होती हैं, ठीक है। वाटर कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। लीफ से जो वाटर होता है वो निकलता है वेपर के थ्रू ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से। तो आप याद रखिएगा, लीफ में ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। फिर नेक्स्ट है लीफ प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लीव्स अपना फूड जो है, जो ट्रीज हैं वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर करती हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और ऑक्सीजन इस प्रोसेस में रिलीज होती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। नेक्स्ट है रूट एंड फ्लावर। रूट हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट्स फिमली टू द सॉइल, यानी कि रूट क्या करती है, हेल्प करती हैं प्लांट्स को सॉइल को पकड़ के रखने के लिए। वो आपने देखा है कि जो प्लांट है वो एक जगह पे बिल्कुल खड़े रहते हैं, मूव नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनकी रूट्स होती हैं वो सॉइल में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सॉइल को होल्ड कर रखी होती हैं, ठीक है। इन टैप रूट्स द मेन रूट इज कॉल्ड द टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट्स आर कॉल्ड द लेटरल रूट्स। जो टैप रूट होते हैं उसमें जो मेन आपकी जो एक सेंटर वाली जो रूट होगी उसको हम टैप रूट कहेंगे, और उसके बगल बगल में जो और सारी जो रूट्स निकलती हैं छोटी छोटी, उसको हम लेटरल रूट्स कहते हैं। फाइब्रस रूट्स क्या होती हैं, फाइब्रस रूट्स में आपका मेन रूट्स नहीं होता है, ठीक है। फाइब्रस रूट डू नॉट कंटेन मेन रूट इन दिस ऑल रूट सीम सिमिलर। इसमें क्या होता है कि जो सारी जो रूट्स हैं सब एक जैसी लगती हैं। जैसे ऊपर टैप रूट में क्या था कि एक तो मेन वाली टैप रूट होगी, उससे बगल बगल से निकलेगी, जैसे लीव्स में होता है मिडरिप और बगल से वेन। लेकिन फाइब्रस में सब एक जैसी लगती हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि टैप रूट है कौन सी है, मिक्स होता है। कुछ ऐसे रूट्स होते हैं जो कि हम ईट करते हैं, जैसे कैरेट एक रूट है, रेडिश एक रूट है, स्वीट पोटैटो रूट है, टर्निप रूट है एंड टैपियोका भी रूट है। ये आपको जो 1 2 3 4 5 है, ये आपको पाँचों याद होने चाहिए, क्योंकि मे बी इसमें से कुछ आपके एग्जाम में आ जाए, आपको रूट उसमें से गेस करना हो। फिर लिखा हुआ है द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर इज कॉल्ड पेटल। पेटल्स आर इनक्लोज्ड इन अ बड। जो पेटल्स होते हैं आपके वो बड में इनक्लोज्ड होते हैं, और जो बड होता है आपका वो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उस उससे बना होता है, उसको हम कहते हैं सेपल्स। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल। जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम पिस्टल कहते हैं। एंड द ओवरी इज द लोअर मोस्ट एंड स्वेलोन पार्ट ऑफ द पिस्टल। जो ओवरी होता है वो पिस्टल का सबसे लोअर मोस्ट यानी कि सबसे नीचे का, और हल्का सा स्वेलोन कह लीजिए, हल्का सा वो फूला हुआ पार्ट होता है, ओके। नेक्स्ट आता है आपका जॉइंट्स। वी आर एबल टू बेंड और रोटेट अवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो शोल्डर। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड एज जॉइंट्स। कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ से हम बेंड कर लेते हैं, रोटेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए एल्बो हो गया आपका, शोल्डर हो गया, है ना। इन प्लेसेस को हम क्या कहते हैं, जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे आपके वेयर जहाँ पे आपके दो पार्ट्स क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दूसरी बात ये कि बोन्स कैन नॉट बी बेंड, बोन्स को आप मोड़ नहीं सकते हो। नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसा जॉइंट होता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें वो आपको सारे डायरेक्शन में मूवमेंट करने का अलाउ करता है। मतलब आप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आप सारे डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पिवोटल जॉइंट। ये जो जॉइंट है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे नेक को ये क्या करता है, हेड से कनेक्ट करता है, ये पिवोटल जॉइंट। फिर नेक्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपका बैक एंड फोर्थ मूवमेंट अलाउ करता है, और एल्बो में क्या होता है, हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। तो आप इसमें बस ये याद कर लीजिएगा, जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये मूवमेंट सारे डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करता है। पिवोटल जॉइंट क्या होता है, ये नेक को हेड से कनेक्ट करता है। हिंज जॉइंट क्या होता है, ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में हेल्प करता है। और एल्बो जो है एल्बो में हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है।
हिंज जॉइंट से मतलब एल्बो बना होता है। फिर नेक्स्ट है फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट क्या है, जैसे अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड इज एन एग्जांपल ऑफ द फिक्स जॉइंट। जो हमारा ऊपर वाला अपर जॉ है, ऊपर वाला जो आप कह लीजिए जबड़ा, वो और जो आपका हेड है वो एग्जाम्पल है किसका, फिक्स जॉइंट का। द एक्सरे शोज द शेप ऑफ द बोन इन अवर बॉडी। जो एक्सरे है उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी जो बोन्स का कैसा शेप है हमारी बॉडी के अंदर। रिस्ट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्मॉल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। जो आपकी रिस्ट है, हमारी जो रिस्ट होती है वो बहुत सारे स्मॉल स्मॉल बोन से बनी होती है, इसीलिए हम इसको बेंड कर पाते हैं। क्योंकि अगर सिंगल अब यहाँ पे लिखा हुआ है बोन्स कैन नॉट बी बेंड, लेकिन 2-3 बोन्स है तो जहाँ पे वो जॉइंट होंगी वहाँ से तो बेंड हो जाएंगी ना। तो उसको ये जो आपकी रिस्ट जो बहुत सारी जो स्मॉल बोन से बनी होती है उनको हम कार्पल्स कहते हैं। नेक्स्ट है बैकबोन इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। बैकबोन्स हमारी बहुत सारी जो है, बैकबोन हमारी बहुत सारी स्मॉल बोन से मिलकर बनी होती है जिसको हम कलेक्टिवली वर्टिब्रे कहते हैं। और हमारी जो बैकबोन है वो 33 वर्टिब्रे से मिलकर बनी हुई है। पेल्विक बोन इनक्लोज द पोर्शन ऑफ अवर बॉडी बिलो द स्टमक। ये हमारे स्टमक के नीचे के पोर्शन को इनक्लोज करती है पेल्विक बोन। एंड दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन, एज ये वो पार्ट है जहाँ पे हम जिससे हम बैठते हैं। स्कल इज़ मेड ऑफ मैनी बोन्स। हमारा जो स्कल होता है वो बहुत सारे बोन से मिलकर बना है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है हमारे बॉडी का उसे कवर करता है, कवर करता है और हमारे ब्रेन को भी ये कवर करता है। नेक्स्ट है कार्टिलेजेस। कार्टिलेजेस क्या होते हैं, कार्टिलेजेस भी स्केलेटन का एक पार्ट है जो कि बोन्स के जितना हार्ड नहीं होते हैं और इन्हें हम क्या करते हैं, बेंड कर सकते हैं। ओके, इसको मोड़ सकते हैं। मसल्स बल्ज्ड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड पुल्स द बोन। जो मसल्स हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो थिक हो जाती हैं, स्मॉल हो जाती हैं और मसल्स का काम ही होता है कि वो अपने डायरेक्शन में बोन्स को पुल कर सकें जिससे कि हम मूवमेंट कर पाते हैं। और जो मसल्स होती हैं वो हमेशा पैर में वर्क करती हैं। मसल कैन ओनली पुल। मसल जो है हमारी जो है केवल पुल कर सकती है, पुश नहीं कर सकती। और 2 मसल्स को मिलकर ही काम करना होगा। किसी बोन को मूव करने के लिए 2 मसल्स का एक साथ काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना नहीं होगा। क्योंकि एक जो मसल है वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो थिक हो जाएगा और वो पुल करेगी बोन को, और जो दूसरी मसल है वो रिलैक्स करेगी तो वहाँ से मूवमेंट होगा। ठीक। नेक्स्ट है गेट ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में देखिए कैसे होता है अर्थ फॉर्म में। इट्स बॉडी इज मेड ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। इसकी जो बॉडी है बहुत सारी रिंग्स से मिलकर बनी होती है जो कि एंड टू एंड जुड़े हुए होते हैं। दे डज नॉट हैव बोन्स। उनके पास बोन्स नहीं होती है। एंड दे हैव मसल्स टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन। उनके पास क्या होती है, मसल्स होती है तो एक्सटेंड करने के लिए एंड शॉर्टन। तो पहले क्या करते हैं, ये एक्सटेंड करते हैं और आगे अपना जो आगे वाला हेड वाला पार्ट है उसको बढ़ा के सॉइल से अटैच करते हैं। फिर पीछे वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, फिर आगे वाले पार्ट से बढ़ते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक्सटेंड और शॉर्टन करके ये मूवमेंट करते हैं। फिर कॉकरोच का क्या है, इट्स बॉडी इज़ कवर्ड विद हार्ड आउटर स्केलेटन। इसकी जो बॉडी है वो एक हार्ड आउटर स्केलेटन से कवर्ड होती है जो कि किससे बनी होती है, बहुत सारी प्लेट से मिलकर बनी होती है जिससे जो इसे मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका बर्ड्स। बर्ड्स की जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं ताकि वो लाइट हो सके और वो उनको उड़ने में हेल्प करे। एंड द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इनकी जो हिंड लिम्स होती हैं, बोन्स होती हैं हिंड लिम्स की, वो वॉकिंग में इनको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है आपका फिश। हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉल दैन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। दिस शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। यानी कि जो हेड और जो टेल होती है वो इनकी स्मॉल होती है मिडल पोर्शन के कंपैरिजन में। ये जो इनका जो शेप होता है ना, इसको हम स्ट्रीम्ड लाइन कहते हैं। कभी आपने देखा ही होगा कि हेड यहाँ से पतला है, पीछे से पतला है, बीच में हल्का सा मोटा है, इसको स्ट्रीम लाइन कहते हैं। इससे क्या होता है, उनको मूवमेंट में वाटर में मूव करने के लिए उनको इस शेप से उनको वाटर में आराम से मूव वो कर पाती हैं इस शेप से। नेक्स्ट है द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल्स, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन मिल सके कि इसमें वाटर में वो ट्रेवल कर रही हैं तो प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को मेनली ये होता है। नेक्स्ट है आपका स्नेक। इट हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन। इनकी एक लॉन्ग बैकबोन होती है विद मैनी थिन मसल्स, बहुत सारी पतली पतली मसल्स के साथ। इट्स बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। इनकी बॉडी बहुत सारे लूप्स में कर्व होती है और जो लूप्स होते हैं यही उनको पुश करते हैं आगे की तरफ। इस वजह से ये मतलब आगे की तरफ भागते तो बहुत तेज़ हैं लेकिन ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते हैं।
नेक्स्ट है अडेप्टेशन एंड हैबिट्स। अडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट सॉरी, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर और सर्टेन हैबिट्स विच इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड अडेप्टेशन। एक ऐसा देखिए कोई स्पेसिफिक जो फीचर है या फिर कोई पर्टिकुलर कोई सर्टेन हैबिट जो एक ऑर्गेनिज्म को किसी प्लेस पे नेचुरली रहने के लिए मतलब जिससे वो नेचुरली रह पा रहा है उस प्लेस में, वो उसका अडेप्टेशन है। जैसे कैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत बहुत कम यूरिन पास करते हैं, है ना। तो एक तरह से उन्होंने अडाप्ट कर लिया है डिज़र्ट के जो एटमॉस्फेयर है, डिज़र्ट के कंडीशंस को, डिज़र्ट के हैबिटेट को। नेक्स्ट द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट, ये तो एकदम क्लियर होगा। और हैबिटेट आपके दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, लैंड वाले जो हैबिटेट होते हैं, डेजर्ट आ गया इसमें आपका, और जो भी हमारे लैंड पे रहते हैं, और एक्वेटिक में वाटर वाला पूरा आ गया। फिर दो चीज़ें आती हैं, बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सब कुछ बायोटिक में आते हैं। और एबायोटिक में आपका नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं। नेक्स्ट है सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एंड देयर अडाप्टेशन। ओके, तो पहले डेजर्ट का देखेंगे। तो डेजर्ट में पहले कैमल का देख लेते हैं। कैमल का जो पैर होता है वो काफ़ी लंबा होता है ताकि वो सैंड से थोड़ा सा ऊंचाई पर रहें, तो सैंड की जो हीट है वो उन तक पहुंच नहीं पाएगी। एक्सक्रीट लेस यूरिन, मैंने आपको बताया। देयर डंग इज़ ड्राई, उनकी जो डंग होती है वो एकदम ड्राई होती है। स्मॉल एनिमल्स लाइज इन बुरोज टू स्केप हीट, जो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे जो रैट वैट हुए, वो कैसे रहते हैं डेजर्ट में, वो बहुत ज़्यादा सैंड के अंदर बहुत अंदर तक गड्ढा बनाते हैं और उसके अंदर जाके रहते हैं होल्स में। डेजर्ट प्लांट्स लूज वेरी लेस वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है लीव्स में, लेकिन जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें बहुत ही कम मात्रा में ट्रांसपिरेशन होता है। और लीव्स इनके किस फॉर्म में होते हैं, स्पाइन के फॉर्म में होते हैं, या तो स्पाइन के फॉर्म में होंगे या फिर वो नहीं भी प्रेजेंट होंगे। तो फोटोसिंथेसिस उनमें मोस्टली लीव से नहीं, वो स्टेम से होती है। देन माउंटेन्स, ट्रीज आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। ट्रीज़ कैसे होते हैं, कोन शेप्ड होते हैं, स्लोपिंग ब्रांचेस होती है ताकि आइस वाइस गिरे तो वो आराम से स्लाइड ऑफ कर जाए। उसके बाद एनिमल जो होते हैं मोस्टली उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, मोटी होती है, और फर प्रेजेंट होता है ताकि उनको ठंड से वो प्रोटेक्ट कर सके। माउंटेन गोट्स हैज़ स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स। और फिर लास्ट है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड में क्या, जैसे आपका लॉइन हो गया, तो लॉइन का कलर आपने देखा होगा लाइट ब्राउन कलर होता है। जैसे जो ड्राई ग्रासलैंड है उसका भी कलर लाइट ब्राउन होता है, तो उसमें वो हाइड हो जाते हैं। तो इससे हाइड करने से क्या होता है, वो अपने प्रेडेटर को कैच कर सकते हैं, बच के भी रहते हैं। फिर डियर हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट। डियर का आपने देखा होगा उनके ईयर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं ताकि वो उनको क्या करता है, उनको मूवमेंट में हेल्प करता है सॉरी, उनको हियर करने में हेल्प करता है। कोई भी अगर छोटा मोटा मूवमेंट हुआ या उनको पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ खतरा है उससे। नेक्स्ट है एक्वेटिक हैबिटेट एंड देयर अडेप्टेशन। सबसे पहले इसमें है ओशियन। फिशेज हैव स्ट्रीम लाइन शेप दैट हेल्प्स इन मूवमेंट। ये तो मैंने आपको बता रखा है कि आगे का और पीछे का जो उनका पार्ट है, हेड वाला और टेल वाला, वो बिल्कुल पतला होता है, बीच का मोटा होता है, उसको स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं, उनको मूवमेंट में हेल्प करता है। स्लिपरी स्केल्स प्रेजेंट होती है उनके बॉडी पे, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। गिल्स प्रेजेंट होती है जिससे वो क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होती है वाटर में उसको वो यूज़ कर पाती हैं। यहाँ पे एक इसका एक्सेप्शन भी है कि जो स्क्विड और ऑक्टोपस है उनमें स्ट्रीमलाइन शेप नहीं होती है। वो तो क्या करते हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप में जाके ओशन के वो स्टे करते हैं। लेकिन अगर जैसे उनको कभी ऊपर आना हुआ तो वो अपने उनके पे मतलब स्ट्रीमलाइन शेप वो अपने आप को तब उस टाइम बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा शेप अपना बना लेते हैं कि वो बिल्कुल स्ट्रीमलाइन लगता है। फिर नेक्स्ट है डॉल्फिन एंड व्हेल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड। जो डॉल्फिन्स और जो व्हेल्स हैं वो जो सांस लेती हैं वो किससे लेती हैं, नॉस्ट्रल से लेती हैं, ब्लो होल से लेती हैं, गिल से नहीं लेती हैं, जो कि उनके अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है ब्लो होल, उससे या तो लेंगी या फिर किससे लेंगी, नॉस्ट्रल से लेंगी, क्योंकि ये मैमल्स होते हैं और गिल्स आपके फिशेस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है आपका फ्रॉग हैव अ स्ट्रॉन्ग बैक लेग। फ्रॉग की क्या होती है, जो बैक लेग है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये नहीं क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, अपने प्रेडेटर को कैच करने में। एंड हैव वेब्ड फीट दैट हेल्प देम टू स्विम। और उनकी फीट्स कहती है वेब्ड होती हैं जो उन्हें स्विम करने में, वाटर में आराम से तैरने में हेल्प करती हैं।
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो इसमें पहला क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिजम्स को फूड की ज़रूरत होती है, किस लिए, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए। अगर हमें फूड ना मिले तो क्या होगा, हम बिल्कुल वीक हो जाएंगे और अल्टीमेटली हमारी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज़ ग्रोथ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ शो करती है। हमारे ह्यूमन बीइंग में एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होती है, इसी तरीके से प्लांट में भी ग्रोथ होती है। कोई भी लिविंग चीज़ है उसमें ग्रोथ ज़रूर होगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन की प्रोसेस ज़रूर करते हैं, ताकि क्योंकि रेस्पिरेशन की प्रोसेस से ही पता चलता है ना कि उन्होंने जो उनका जो फूड है उससे उनको एनर्जी ऑब्टेन हुई, उनको एनर्जी मिली फाइनली। नेक्स्ट है जो अर्थवॉर्म होता है वो अपने स्किन से ब्रीथ करता है, सांस लेता है। और इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेनली टेक्स, सॉरी इन फिशेज हो गए यहाँ पे, आप इसको कट कर लीजिएगा। इन फिशेज एक्सचेंज ऑफ गैसेज मेनली टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स। फिशेज में तो मेनली गिल्स के थ्रू ही एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू ए स्टेमुलाई। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे स्टेमुलाई का। स्टेमुलाई क्या, अपने आसपास के सराउंडिंग का रिस्पॉन्ड ज़रूर करेंगे, ठीक है। कुछ रिस्पॉन्स हमें दिखते हैं, जैसे हम अगर किसी एनिमल को आप टच करेंगे या कुछ बोलेंगे तो आप वो अजीब से बिहेव करेगा, आप उसे फूड देंगे तो देखेगा, तो रिस्पॉन्ड करेगा कुछ ना कुछ। इसी तरीके से प्लांट का जो रिस्पॉन्स है, हमें भले ही पता ना चलता हो लेकिन रिस्पॉन्ड करता है वो प्लांट भी करता है। जैसे कि आपका मिमोसा जो होता है, टच मी नॉट प्लांट आपने देखा होगा, उसको टच करते ही वो सिकुड़ सा जाता है, तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट है आपका ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ वेस्ट बाय एक्सक्रेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने वेस्ट को रिलीज करते हैं एक्सक्रेशन के प्रोसेस से। और नेक्स्ट है ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोड्यूस ज़रूर करेंगे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। सो दिस इज़ इट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लास 6 की जो इम्पोर्टेंट बायोलॉजी की जितनी भी चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। 7th की भी मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन मीन्स अ लॉट टू मी गाइज। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे काफ़ी मेहनत लगी है पूरा ये लेक्चर तैयार करने में। थैंक यू।